और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के उस इंटरव्यू की जो है जरा हटके। और अपने प्रधानमंत्री को हमेशा हमने राजनीति और अर्थव्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों पर ही सुना है, लेकिन आज हम आपके सामने रखने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू, जिन्हें देश का हर इंसान जानना चाहता है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने पीएम मोदी से कुछ ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल पूछे, जिनका पीएम ने दिल खोलकर जवाब दिया। ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त। आप अभी भी उनके साथ कभी चाय पीना? बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। अच्छा। हाँ, अब मैं खैर वो फॉर्मल होता है, क्योंकि हम तो कैमरा में देखते हैं, हम तो मीडिया के साथ, मीडिया जो दिखाती है हम तो वही देखते हैं, हमको तो पता ही नहीं होता। बहुत पहले की बात है, तब तो मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, नहीं किसी काम से मैं शायद पार्लियामेंट गया था, और गुलाम नबी आज़ाद और मैं बड़े दोस्ताना अंदाज में गप्पे मार रहे थे। फिर हम बाहर निकलते तो मीडिया वालों ने पूछा, कह रहे यार आप लोग इतने पक्के दोस्त मारते हो, फिर तुम तो बोले आरएसएस वाले हो, गुलाम नबी से तुम्हारी दोस्ती कैसे है? हाँ। तो फिर गुलाम नबी ने अच्छा जवाब दिया। हम दोनों खड़े थे, वो कहा देखो भाई, बाहर जो आप लोग सोचते हो ऐसा नहीं है, शायद एक फैमिली के रूप में हम लोग जितने जुड़े हुए हैं सभी दल के लोग, हाँ, वो शायद बाहर कल्पना नहीं कर सकते। आपको हैरानी होगी, और वैसे मैं ये बोलूँगा तो चुनाव में मेरा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये ममता दीदी, हाँ, साल में आज भी मुझे 1-2 कुर्ते खुद सिलेक्ट करने जाती है, और मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। अच्छा। that is something very big to know about. सर अच्छा, वो मिठाई भी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, तो मेरा दौरा हुआ तो ऐसे ही बंगाली मिठाइयों की चर्चा चली, तो आज भी वो साल में 3-4 बार कोई न कोई बंगाली नई मिठाई होगी तो स्पेशली ढाका से मुझे भेज देती। अच्छा, वहाँ से? हाँ, स्पेशली बड़ा आग्रह करके। तो ममता दीदी को पता चला तो वो भी साल में 1-2 बार मेरे लिए कुछ न कुछ बंगाली मिठाई जरूर भेज देती है। आपकी छवि बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका मतलब मैंने आपके जो साथ में जो काम करते हैं, कई लोगों से ऐसे बातचीत करते वक्त वो बातें, यार बड़ा काम करवाते हैं, तो वो जो एक बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक स्ट्रिक्ट हेडमास्टर, ऐसा लगता है मतलब हाथ में छड़ी होगी उनके। तो अभी भी आपका ह्यूमर एक बात तो ये जो छवि बनाई गई वो सही नहीं है। अच्छा, वो अलग बात है, सही नहीं है। और कोई ये कहता है कि मैं काम करवाता हूँ, शायद वो सही रूप में एनालिसिस नहीं कर रहे हैं जी। वो ये कहे कि हाँ काम बहुत करना पड़ता है, उसमें सच्चाई है। ओके। लेकिन मैं किसी को दबाव नहीं करता हूँ। लेकिन वो जब खुद मुझको देखते हैं, पहले जैसे ऑफिस से आमतौर पे प्रधानमंत्री 6-7 बजे निकल जाते थे, दोपहर में भी 1-2 घंटे वो ऑफिस में नहीं रहते थे। मैं सुबह से जाता हूँ, देर रात तक बैठता हूँ, तो वो भी देखते हैं कि भाई ये खुद मेहनत करते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये कोई हमसे मजदूरी नहीं करवाते, वो खुद बैठते हैं। तो कोई काम है तो मैं रात को 11 बजे फ़ोन करूँगा, अरे भाई उसका क्या हुआ, तो उनको लगता है ये अभी भी काम कर रहा है। तो एक प्रकार से एक टीम का स्पिरिट बन जाता है, एक वर्क कल्चर आप डेवलप करते हैं। मेरे आसपास वो एक वर्क कल्चर डेवलप होता है, और वो मैं खुद काम करता रहता हूँ, उसके कारण होता है। स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन थोपने से नहीं आती है, क्योंकि मैंने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में ही अपनी ज़िंदगी खपाई है। आप लोगों को अच्छा झूठ बोल कर इम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो लंबे अरसे तक। वो सब देखते हैं आपको कि या बात ऐसी करते हो, करते ऐसे हो, तो आप जैसे हैं वैसे रहो और उनसे काम करिए। हाँ, मैं काम के समय काम में रहता हूँ, इसलिए इधर उधर की बातें समय ख़राब नहीं करता हूँ मैं। दूसरा, मान लीजिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ और कोई मोबाइल फ़ोन अपना समय बिगाड़ रहा है,
तो मैं फिर उनकी तरफ गया, अच्छा बताइए अभी मैं जो विचार कह रहा था क्या हुआ? तो उनका ध्यान नहीं था, तो उनको लगता था मोबाइल फ़ोन में मैं ट्विटर देख रहा था। तो तब से मेरी मीटिंग में लोग समझ गए कि मोबाइल फ़ोन नहीं जाना चाहिए। मैं किसी से भी मिलता हूँ, कोई भी व्यक्ति आएगा, मेरा कभी बीच में फ़ोन नहीं आता है। ये किसी की आलोचना करने के लिए नहीं है, लेकिन कोई भी अर्थ निकाल सकता है, और ये सत्य घटना में से बना हुआ चुटकुला है। बहुत साल पहले वैसे मेरी ज़िंदगी ऐसी थी, ये हाफ स्लीव का कुर्ता और पैजामा, जूते और थैला, यही से मैं रेलवे में भटकता रहता था और दाढ़ी रहती थी। तो मैं पुणे स्टेशन पे उतरा। अच्छा। और मेरे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, मेरा एक वो झोला था, एक अखबार था हाथ में। तो मैं पैदल चला जा रहा था, मुझे पुणे में RSS दफ्तर में जाना था, तो मैं पैदल ही जा रहा था। तो एक ऑटो रिक्शा वाला धीरे धीरे साथ चलता गया। फिर करीब 100-200 मीटर गया होगा और उसने, मेरा ध्यान गया, मैं कही ऐसे कैसे चला रहा हो स्लोली मेरी स्पीड से। मैंने कहा भाई आपकी ऑटो रिक्शा खराब है, क्या प्रॉब्लम है आपका? तो उसने कहा साहब आप नहीं बैठोगे? मैंने कहा क्यों, मैं तो पैदल जा रहा हूँ। तो बोले आप समाजवादी हैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो अहमदाबादी हूँ। हाँ। तो मैंने कहा क्यों समाजवादी क्यों? ये बोले समाजवादी लोग, बोले हमारे पुणे के समाजवादी जो लोग हैं वो स्टेशन में पब्लिक के सामने ऑटो रिक्शा में नहीं बैठते हैं, दूर जाके गुपचुप बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों? लोगों को इम्प्रेशन रहे कि वो मेहनत करते हैं, सादगी वाले हैं। ओके, अच्छा। तो बोले मुझे भी लगा शायद आप समाजवादी हैं, तो औरों की तरह आप भी थोड़ी देर के बाद बैठ जाओगे। तो बोले इसलिए मैं चल रहा था। और प्रधानमंत्री मोदी का ये दिलचस्प इंटरव्यू आप देख सकते हैं आज शाम 7:57 पर। ऑपोजिशन पार्टी में आपके कोई दोस्त हैं? बहुत दोस्त हैं, हम लोग साल में 1-2 बार साथ खाना भी खाते हैं। ये ममता दीदी है। हाँ। साल में आज भी मुझे मेरे लिए 1-2 कुर्ते भेजती है। क्या हमारे प्रधानमंत्री जी को, मैं ये जानना चाहता हूँ, गुस्सा आता है? राजी, नाराजी, गुस्सा एक मनुष्य के स्वभाव के हिस्से हैं। चपरासी से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक मुझे कभी गुस्सा व्यक्त करने का अवसर नहीं आया। जितने दिन माँ यहाँ रही मैं अपनी शेड्यूल में ही लगा रहता था, तो एक आध बार साथ में खाना खा लेता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की रुख कर लेते हैं और बात करेंगे जेट एयरवेज की। सरकार ने जेट एयरवेज को लेकर प्लान बी के तहत तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार को लगता है कि अब जेट का समाधान सिर्फ NCLT में ही संभव है। हालांकि बैंक अभी भी उचित खरीदार की तलाश के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। डिटेल्स के साथ आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, बताइए सरकार के प्लान बी को लेकर क्या जानकारी है आपके पास, क्या तैयारियां हैं? 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज के बोझ के तले दबी जेट एयरवेज के रिवाइवल की उम्मीदें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। ऐसे में सरकार को लगता है कि इसका निपटारा NCLT यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के जरिए ही संभव है और इसी के तहत सरकार ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारियों ने जिन बैंकों के पास जेट का मालिकाना हक है उनसे बैठक की है और जेट की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है। इसके अलावा साथ ही साथ जेट की मौजूदा कैश फ्लो की स्थिति और साथ ही साथ डेट सर्विस करने की कैपेसिटी के बारे में भी चर्चा की गई है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कौन से जो बिडर्स हैं वो सीरियस बिडर्स हैं और किन के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो डेट को सर्विस कर सकें। हालांकि कई सारे बिडर्स ये मांग कर रहे हैं कि जो मौजूदा जेट के ऊपर कर्ज है उसमें हेयर कट बैंक करें, लेकिन बैंक फिलहाल इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं और बैंकों को अभी भी उम्मीद है कि कोई बिडर तो जो 10 मई का समय है, अंतिम डेडलाइन है, उससे पहले आ जाएंगे।
लेकिन सरकार ने इसके साथ साथ NCLT की जो भी कार्रवाई होती है उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल सरकार इस तमाम मुद्दे को लेकर क्योंकि कई सारी जेट से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं जिनका बकाया है वो NCLT में ले जाने को लेकर जेट के ऊपर नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रही हैं। तो ऐसे में सरकार को लगता है कि अगर कोई सीरियस बिडर या कोई बड़ा उचित खरीदार जेट को नहीं मिला तो आखिरकार जेट का निपटारा NCLT के जरिए ही संभव हो सकेगा।